Good morning, students. Myself, Professor Anil Kumar, and today I'll be covering the last pending topic of Information System Design and Implementation of BCA third semester, that is second year of Punjab University, Chandigarh. So, the last pending topic of your syllabus is hardware and software selection. So, I'll be covering the topics as per the syllabus only. So, in the syllabus, first it is mentioned for what is the procedure for hardware and software selection. The first one is type of softwares, that is the easiest one that you have studied in earlier classes as well. So I'll be covering the procedure for hardware and software selection, then its major phases, then evaluation and validation, vendor selection, post installation review, and software selection criteria and evaluation processes. So let's start first with the procedure for hardware and software selection. Procedure for hardware and software selection. तो अब हमें वाई वी नीड टू सेलेक्ट, अभी पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारे पास किसी चीज़ की जो वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा है और उनमें से हमें चूज़ करनी होती है कि कौन सी बेस्ट है, ठीक है। तो तब हमें सिलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो बिकॉज अभी जो मार्केट में है बहुत ही तरह के साइजेस, वेरियस साइज़ एंड टाइप के आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं जिनसे आप जो है अपने सिस्टम को चला सकते हो, ठीक है। तो इस रीज़न के कारण आपको क्या करना पड़ता है, आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपके लिए सूटेबल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कौन सा है, ठीक है। सूटेबल हार्डवेयर या आपको सॉफ्टवेयर कौन सा लेना है, ठीक है। सो पहले तो आ गया कि सिलेक्शन हमें क्यों करनी है, बिकॉज हमारे पास बहुत ही तरह की वैरायटी अवेलेबल है, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग टाइप के। तो इसके कारण आपका जो एनालिस्ट है, बिकॉज यू आर बिहेविंग हियर एज एन सिस्टम एनालिस्ट, सो यू नीड टू डिसाइड विच इज़ द सूटेबल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फॉर योर सिस्टम, ठीक है। तो बिकॉज यू आर ए सिस्टम एनालिस्ट, आपको ही एडवाइस करना पड़ता है अपनी टॉप मैनेजमेंट को कि हमने ये हार्डवेयर या ये सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट किया है, तो उसी हिसाब से जो आपकी टॉप मैनेजमेंट है वो डिसीजन लेती है, ठीक है। सो सिलेक्शन जो होता है इट इज़ ऑलवेज अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क। अब ये आपको पता है क्योंकि आपने नॉर्मली भी इन रियल लाइफ में भी अगर आपको कोई चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं तो आपको उसके सारे फीचर्स पहले देखने पड़ते हैं, फिर आप उसमें से क्राइटेरिया लगाते हो कि कॉस्ट वाइज आपने उनको रिड्यूस करते जाते हो या आप कह लो फीचर्स के अकॉर्डिंग रिड्यूस करते जाते हो। तो इस तरह ये क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। और अब जितना आप यहाँ पे टाइम कंज्यूम करोगे या कह लो आप जितना यहाँ पे टाइम डिवोट करोगे प्लानिंग के लिए कि आपको कौन सा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर खरीदना है, उतना ही आपको फ्यूचर में बेटर रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपने अगर बाइक ही लेनी है तो आप पहले डिसाइड कर लेते हो कि मेरे को 1 लाख के अंडर बाइक लेनी है, ठीक है। उसमें बहुत सारी आपको ऑप्शंस मिलती हैं, तो उसमें से आप स्क्रूटनाइज करते जाते हो कि मुझे इस फीचर्स के अकॉर्डिंग बाइक लेनी है या मुझे ये ब्रांड लेना है, या इस तरह आप डिसाइड करते जाते हो, ठीक है। तो जितना टाइम आपने सिलेक्शन पे लगाया होता है उतना ही आपको जो बाइक है वो बेटर मिल जाती है और बाद में आपको पछतावा नहीं रहता कि मैंने उस टाइम ये क्यों नहीं खरीदी। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, यहाँ पे अच्छी तरह टाइम जो है वो डिवोट करते हैं, ठीक है। तो अब सिस्टम सिलेक्शन या सिस्टम वर्ड अब जब यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का आ गया है। तो सिस्टम सिलेक्शन के टाइम आप सबसे पहले क्या ध्यान रखते हो कि आपको कितनी कैपेबिलिटी चाहिए, ठीक है। मतलब आपका सिस्टम क्या कर सकता है एज़ पर योर बिजनेस नीड्स, मतलब जिस भी बिज़नेस में आपने जिस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है तो वो सॉफ्टवेयर की कैपेसिटीज़ क्या होनी चाहिए और सॉफ्टवेयर के बेसिस पे आपके हार्डवेयर की क्या कैपेसिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे प्रॉब्लम को जो है वो ध्यान में रखते हो कि आप कौन सी प्रॉब्लम को हैंडल कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जो है वो सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तीसरा आप क्या चेक करते हो, कॉम्पिटेंसी ऑफ द स्टाफ, कि आपका स्टाफ में क्या उतनी कैपेबिलिटी है, उसमें उतनी कॉम्पिटेंसी है कि जो आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करोगे उसको क्या वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। ऐसा ना हो कि अगर आप उनको कुछ ऐसा सिस्टम ला के दे दो वो यूज़ ही ना कर पाए, ठीक है। तो उसके बाद आपने देखना होता है कि आप कोशिश क्या करते हो कि आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंबाइंडली खरीदो एज अ सॉफ्टवेयर पैकेज, एज अ पैकेज, ठीक है। आप दोनों को इकट्ठा खरीदने की कोशिश करते हो ताकि जो आपकी कॉस्ट है वो नेगोशिएट आप कर पाओ, अदरवाइज़ जो है आपको
अगर दोनों अलग अलग खरीदोगे तो उसमें कई बार क्या होता है कि आपकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो नॉर्मली हम क्या कोशिश करते हैं, हम एक ही पैकेज जो है वो खरीदें, दोनों को एक ही पैकेज मान के हम खरीद लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप एक टाइम सा डिसाइड कर लेते हो कि हम इतने टाइम में जो है हमने सिलेक्शन करनी है। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन करने के आप बहुत ज़्यादा टाइम दोगे, येस यू हैव टू गिव ए प्रॉपर टाइम, बट ऐसा नहीं है कि आप कोई उसका लिमिट ना हो, ठीक है। तो आप एक लिमिट सेट कर लोगे, मुझे इतने टाइम में जो है ये सॉफ्टवेयर की सिलेक्शन करनी है या सिस्टम की सिलेक्शन करनी है। तो अब जब सिलेक्शन प्रोसेस है, इसके कुछ मेजर स्टेप्स हैं। ये आपके अभी जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग आ गया। मेजर फेसेस, कौन कौन से मेजर फेसेस होते हैं, ठीक है। आपके सॉफ्टवेयर सिलेक्शन में मेजर फेसेस कौन कौन से हैं, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने यहाँ पे 8 जो है स्टेप्स दे रखे हैं, तो 1 बाय 1 करके हम जो है स्टडी करते जाते हैं। तो सबसे पहला जो आपका स्टेप है आपका है रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट का यहाँ पे क्या मतलब है कि आपने जिस सॉफ्टवेयर को या जिस तरह के आपकी प्रॉब्लम है या जिस तरह का आपका बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने आपकी रिक्वायरमेंट क्या है सिस्टम की। जैसे अभी कोई आपके पास आता है कि आपने कोई कंप्यूटर ख़रीदना है, उस बंदे ने कोई कंप्यूटर खरीदना है, तो आप उससे पहले पूछते हो कि आपको कंप्यूटर चाहिए क्या, आपको सिंपल जो है डेली रूटीन का काम करना है, या आपने कुछ आपने ऑडियो वीडियोस का काम करना है, या आपने ग्राफिकल काम ज़्यादा करना है, या आपने गेम्स ज़्यादा खरीदनी है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिक्वायरमेंट किसके साथ डील करेंगे, आपके सिस्टम स्पेसिफिकेशन, ठीक है। सिस्टम स्पेसिफिकेशन मतलब आपको किस तरह का सिस्टम चाहिए, आपको कितनी रैम चाहिए, या आपको कितना जो है हार्ड डिस्क चाहिए, या किस तरह का आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर में आपको कितना ट्रांजैक्शंस को वो हैंडल कर सकता है। तो सिस्टम स्पेसिफिकेशन में ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। अगर आप ये जो अभी हम स्टेप्स पढ़ रहे हैं ये आपके हार्डवेयर मेजर फेसेस इन, ये सॉफ्टवेयर में भी ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं और हार्डवेयर में भी ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो मेजर सिलेक्शन में आपने मेजर फेसेस में आपने ये दोनों ये लिख देने हैं, चाहे हार्डवेयर के लिए पूछ ले एग्जामिनर, चाहे आपको सॉफ्टवेयर के लिए पूछ ले। तो भाई सिस्टम स्पेसिफिकेशन हमें क्लियरली पता होनी चाहिए, ठीक है, कि किस काम के लिए हमें हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, वो किस तरह की एक्चुअल में एप्लीकेशंस को हैंडल करेगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, आप यूज़र को जो है यूज़र की रिक्वायरमेंट को भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हो। इट शुड ऑलवेज मैच विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है क्या उस हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के साथ वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये आप चीज़ें यहाँ पे चेक करते हो, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में आपने मेनली क्या किया, आपने सिस्टम स्पेसिफिकेशन को आइडेंटिफाई कर लिया, देन यू हैव आइडेंटिफाइड द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड अकॉर्डिंगली यू विल स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। सेकेंड जो स्टेप आता है दैट इज़ प्रिपेयरिंग टेंडर स्पेसिफिकेशन। प्रिपेयरिंग टेंडर, अब आपने मूवीज़ में बहुत सारा सुना होगा कि टेंडर निकलते हैं, वो टेंडर 1-1 रुपये के डिफरेंस पे या कुछ मिनिमम अमाउंट के डिफरेंस पे जो है वो किसी और कंपनी को मिल जाते हैं। तो वो यही चीज़ है यहाँ पे टेंडर। टेंडर क्या होता है कि आपको जब पता चल गया कि मुझे ये सिस्टम स्पेसिफिकेशन चाहिए, यानी कि मान लीजिए मुझे कोई कंप्यूटर चाहिए, तो मैंने उस कंप्यूटर की जो है पूरी स्पेसिफिकेशन बता दी कि मुझे इतनी हार्ड डिस्क चाहिए, 1 TB हार्ड डिस्क चाहिए, या हमें 8 GB रैम चाहिए। तो इस तरह के हमें कंप्यूटर्स जो है वो टोटल 50 चाहिए या 100 चाहिए। तो इसी तरह अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो आप वो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे बता देते हो। तो उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, आप वेंडर को इन्वाइट करते हो। वेंडर मतलब जो आपको ये सामान प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। तो आप वेंडर को इन्वाइट करते हो कि हमें ये वाला सामान चाहिए, तो आप इसको कितने पैसों में हमें दोगे। तो वो जो डॉक्यूमेंट बना के देगा उसको हम बोलते हैं टेंडर, ठीक है। तो वो टेंडर आपको बना के दे देगा जिसमें उसने प्रॉपर जो है सारी यहाँ पे अमाउंट लिखी होती है कि ये आपको आइटम इतने की पड़ेगी, ये इतने की पड़ेगी, और टोटल जो हम इतना आपको चार्जेस करेंगे, ठीक है। तो उसमें जो टेंडर की कुछ डेट दे रखी थी कि इस डेट से पहले पहले आपको टेंडर सबमिट करना है। टेंडर का इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जो है हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमने किसके बेस पे इवैल्यूएट करना है। तो इवैल्यूएट क्राइटेरिया जो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है वो तो कॉस्ट के बेस पे होता है। दूसरा होता है कि उस बंदे की क्या इमेज है मार्केट में, कि अगर मान लीजिए आपने किसी बंदे का टेंडर पास कर दिया और बाद में वो आपका काम ही ना करे, ठीक है। तो इस तरह जो है हम इवैल्यूएशन क्राइटेरिया देखते हैं। उसके बाद हम नेगोशिएट कर देते हैं कि टेंडर में जो अमाउंट लिखी है उसके बाद भी उसके ऊपर नेगोशिएशन होती है, ठीक है। तो इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग सारी अमाउंट जो है इन्होंने लिखी होती है, और एक कोटेशन, इसको जो नॉर्मल लैंग्वेज में चलता है वो कोटेशन भी बोल देते हैं कि हमें कोटेशन फॉर्मेट उनको दे रखा होता है और हम कोटेशन के बेसिस पे जो है सामान खरीदते हैं। कोटेशंस भी एक तरह के कह लो आप टेंडर या, पर उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं इन्वॉल्व होती, ठीक है। उसके बाद आता है आपका
इसी में ही आता है आपका टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपके टेंडर में ही ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि आपका क्या स्पेसिफिकेशन है, वेंडर को हमने इनवाइट किया है, उसका वैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है, नेगोशिएशन का हम स्कोप रखते हैं, कोटेशन हम उनसे मंगवाते हैं। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसमें ही एक लिखा होता है। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि आप जब आपका टेंडर पास हो जाएगा तो उसके बाद आप सामान कब तक हमें प्रोवाइड करोगे, आप क्या गारंटी वारंटी दे रहे हो, ठीक है। अगर आपने सही टाइम पे सामान नहीं दिया या हमारी तरफ से कोई जो हमने पेमेंट करी उसमें डिले हुई तो उसका कोई पेनल्टी वगैरह आपने रखी हो, आप पेमेंट कैसे करोगे, बाय कैश करोगे या बाय चेक करोगे या आरटीजीएस करोगे, किस तरह, ठीक है। तो अगर आपको ट्रेनिंग की कुछ रिक्वायरमेंट है, जो आप सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर आप वेंडर से खरीद रहे हो, क्या वो आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा। तो इन सभी के बेसिस पे आप टेंडर जो है वो प्रिपेयर करते हो और प्रपोजल के लिए आप जो है वेंडर को इनवाइट करते हो, ठीक है। इसके बाद इसका जो थर्ड स्टेप है आपके सिलेक्शन में, दैट इज़ इनवाइटिंग टेंडर्स। अभी हमने क्या किया, हमने टेंडर को प्रिपेयर कर लिया या कह लो उसका हमने एक फॉर्मेट सा तैयार कर दिया। उसके बाद हमने टेंडर जो है इनविटेशन उनको भेज दिया कि हमने ये हमें स्पेसिफिकेशन चाहिए, ये आइटम्स चाहिए, तो आप अपना अपना जो है प्रपोजल हमें सेंड कीजिए, ठीक है। तो अब टेंडर जो भेजने का तरीका वो दो तरह का होता है, या तो आप ओपन टेंडर भेज देते हो जिसमें कोई भी बंदा जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, और सेकेंड होता है आपका लिमिटेड टेंडर, जिसमें आप कुछ सिलेक्टेड आपके वेंडर्स हैं ऑलरेडी जिनसे आप सामान खरीदते हो, तो आप सिर्फ उन्हीं वेंडर्स को जो है रिक्वेस्ट भेजते हो कि आप हमें ये सामान चाहिए, तो आप अपने अपने कोटेशंस भेज दो या अपने अपने टेंडर भेज दो, ठीक है। तो टेंडर इनवाइट करने के दो तरीके हैं। ओपन मतलब आपने अखबार में निकाल दिया और कोई भी बंदा जो है वो टेंडर के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है टेक्निकल स्क्रूनिटी, ठीक है। मतलब आप जो है मतलब जो आपके पास अलग अलग टेंडर्स आए हैं उनमें से आप उनको शॉर्टलिस्ट करते जा रहे हो, उनको आप देखते जा रहे हो कि हमें कौन सा जो है वो मोस्ट सूट करेगा, डिपेंडिंग अपॉन सम इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जो हमने पहले टेंडर में टेंडर शेड्यूल में या जब टेंडर हमने प्रिपेयर किया था उस टाइम हमने कुछ इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की बात की थी, किसके बेसिस पे आप टेंडर को इवैल्यूएट करोगे। तो उसके बेसिस पे हम क्या है यहाँ पे टेंडर की बिड्स मतलब यहाँ पे क्या है कि उन्होंने जो बोली लगाई है उसके बेसिस पे आप इवैल्यूएट करते जाओगे। पहले तो जो हमने पहली बात की थी कि पहले तो आप कॉस्ट के बेस पे ही इवैल्यूएट करते, बोली के बेस पे इवैल्यूएट करते, जो सबसे कम पैसों में हमें ज़्यादा बढ़िया सामान देगा हम उसी से खरीदेंगे, ठीक है। तो इसका भी एक प्रॉपर तरीका होता है कि जब आपके पास टेंडर आ जाता है तो नॉर्मली आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि वो सभी वेंडर्स को बुला लेते हैं और सभी के सामने जो है वो टेंडर को जो वो ओपन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई टेंडर को पहले खोले को बाद में खोले, क्योंकि अगर पहले खुल जाएगा तो अगर आपका कोई जानकार हुआ तो आप उसको बता दोगे और वो कम रेट में, जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा, जैसे मैंने पहले बात की थी कि 1 रुपये के डिफरेंस पे टेंडर मिल जाता है, तो उसका मतलब क्या था कि टेंडर पहले खुला ना हो गई, ठीक है। तो मतलब क्या है कि आपको टेंडर जो ओपन करना है वो किसी स्पेसिफिक टाइम पे आप करते हो, ठीक है। उसके बाद उनमें से आप डेविएशंस ढूंढते हो, मतलब क्या इनमें फ़र्क है, ठीक है, कॉस्ट में, क्वालिटी में, डिलीवरी डेट में, या मोड ऑफ पेमेंट में, या पेनल्टी में, या ट्रेनिंग की जो आपने स्पेसिफिकेशन बता रखी हैं उसके बेसिस पे, और आप उनमें से शॉर्ट लिस्ट कर देते हो और किसी एक को जो है वो आप सिलेक्ट करते हो, ठीक है। तो पहले आपने शॉर्ट लिस्टिंग की, उसके बाद आप डिटेल्ड इवैल्यूएशन करते हो, ठीक है। जो आपने शॉर्ट लिस्ट कर दिया उनकी भी फर्दर एक बार फिर से दोबारा इवैल्यूएशन होती है। जैसे हमने वहाँ पे नेगोशिएशन का स्कोप रखा था, तो आप फिर से दोबारा उनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को डिटेल में देखते हो, और अगर कहीं नेगोशिएशन हो सकती है तो आप नेगोशिएशन करते हो। अगर आपको लगता है कि वेंडर एक्चुअल में एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता है, या वो हमें सामान पहुंचा भी देगा या नहीं पहुंचा देगा, तो आप उसकी इंस्पेक्शन भी कर सकते हो, ठीक है। जो आपने सामान मंगाया आप उसकी इंस्पेक्शन भी कर सकते हो कि एक्चुअल में वो सामान वो प्रोड्यूस भी करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरह आप उनका डिटेल इवैल्यूएशन कर सकते हो, ठीक है। डिटेल इवैल्यूएशन के बेस पे आप जो है किसी एक वेंडर को जो है वो सिलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। किसी एक वेंडर को आप सिलेक्ट कर लेते हो जिससे आपने सामान जो है फाइनली आप ख़रीदना चाहते हो, ठीक है। वन वेंडर इज़ सिलेक्टेड, ठीक है, कोई एक। तो जो भी आपका वेंडर है जिसका मतलब आपकी रेपुटेशन आपको ठीक लगती है, रिलायबिलिटी ठीक लगती है, या उसका सर्विस रिकॉर्ड ठीक लगता है, जिन भी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के बेसिस पे आपने उसको चूज़ किया है, उसके साथ आप फाइनल एक मीटिंग करते हो और उसमें आप उनको फाइनल प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन उनसे फिर कंफर्म कर देते हो कि हमें ये वाला जो प्रोडक्ट है ये हमें फाइनली चाहिए, तो क्या आप प्रोवाइड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन
जैसे हमने मान लीजिए एक बंदे को सिलेक्ट कर लिया, उसकी रेपुटेशन वगैरह ठीक है, सब कुछ ठीक है, पर उसका जो थोड़ी बिड है वो ज़्यादा है, तो हम उससे फाइनली एक बार कॉल लेते हैं कि आपकी बिड ज़्यादा है तो बाकियों ने ये कम दे रखी है, पर वी बिलीव ऑन यू, तो अगर आप इसको कम कर सकते हो तो वो करते हो। तो अल्टीमेटली हम सिलेक्ट तो लोअर बिड वाले को ही करेंगे, पर वो अब लोअर बिड जो है वो अकेली कॉस्ट के बेस पे नहीं रहती, उसमें कुछ और जो क्राइटेरिया है वो भी जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो आपने फाइनली डिटेल्ड इवैल्यूएशन में आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या निकलता है कि आप एक वेंडर को सिलेक्ट जो है वो कर लेते हो। उसके बाद आपका आता है नेगोशिएशन एंड प्रोक्यूरमेंट। पहले तो हमने मीटिंग में उनके साथ नेगोशिएशन कर ली, उसके बाद आप फिर से एक बार नेगोशिएशन कर रहे हो कि अगर और प्राइस में अगर आपको कम होता है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो आप फिर भी एक बार और ट्राई करते हो कि अगर आपको जो आइटम का जो कुछ प्राइस है या कुछ और वो सर्विसेज साथ में फ्री दे दे या कुछ और चीज़ें दे दे, तो आप वो नेगोशिएट फाइनली करके आप मैक्सिमम जितना आपको कंसेशन मिल सकता है या बेनिफिट मिल सकता है तो आप वो लेने की कोशिश यहाँ पे करते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये डिपेंड करता है कि जो बंदा खरीद रहा है उसमें नेगोशिएशन की पावर कितनी है या उसको कितनी मार्केट की नॉलेज है, तो ये डिपेंड करता है आपकी कमेटी पे जो उनके साथ डील कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन, मतलब जो हमने सामान खरीदा है उसकी हमें डिलीवरी हो जाती है और हम उनको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं अपनी जगह पे, चाहे वो हार्डवेयर है चाहे वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। लास्ट में आता है आपका 8th जो है वो है पोस्ट इंस्टॉलेशन रिव्यू, ठीक है। मतलब आपने फाइनली प्रोडक्ट ले लिया, अब आपने उसको अपने सिस्टम में या अपनी लोकेशन पे इंस्टॉल भी कर लिया है, ठीक है। तो आप फाइनली अब कंफर्म करते हो कि जो आपने प्लानिंग की थी या जो आपने प्रोडक्ट डिसाइड किया था या जो आपने रिव्यू किया था, क्या वही प्रोडक्ट आपको फाइनली जो है वो प्रोवाइड किया गया है या नहीं किया गया है, या आपकी यूज़र की जो रिक्वायरमेंट थी स्टार्टिंग में क्या वो यहाँ पे फुलफ़िल हो रही है या नहीं फुलफ़िल हो रही। तो ये थे आपके मेजर फेजेस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, ठीक है। इसके बाद आपका आता है जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट। इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट, तो इसका क्या मतलब है कि जो भी आप सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर खरीद रहे हो तो उसको आप इवैल्यूएट कैसे करते हो या उसकी जो क्वालिटी है उसको कैसे मेजर करते हो, ठीक है। तो नॉर्मली एक वर्ड यूज़ किया जाता है कि आप परफॉर्मेंस बेस्ड पे जो है इनको मेजर करते हो। परफॉर्मेंस के जो क्राइटेरिया हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, आप परफॉर्मेंस किसको मानते हो, तो उसके अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है। तो मतलब आपने जो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर खरीदा है तो आप उसको कैसे मेजर करोगे कि ये अप टू मार्क है या इसकी परफॉर्मेंस ठीक है या ये सही काम कर रहा है, तो वो चीज़ें आपको कैसे मेजर करनी है, उसके लिए आपके पास मेथड है। जो सबसे पहला मेथड है दैट इज़ बेंचमार्किंग, ठीक है। तो बेंचमार्किंग क्या है आपका, बेंच मतलब एक जैसे आपका नॉर्मल सा टेबल होता है, मार्किंग वहाँ पे कुछ मार्किंग की रखी है, कुछ निशान लगा रखे हैं, तो आप इस हिसाब से समझो कि आपने कोई एक पहले ही एक निशान लगा रखा है या आपने कुछ एक क्राइटेरिया पहले बना रखा है। अगर आपका जो सिस्टम है उस मार्क को टच करता है या उस क्राइटेरिया को टच करता है या उसके ऊपर खरा उतरता है तो आप बोलते हो कि आपका जो सिस्टम है वो ठीक है, ठीक है। जैसे आपने मान लो कोई बाइक ले ली तो आपने बोल दिया कि ये इसका बेंचमार्क आप मानते हो कि अगर ये इसकी इतनी स्पीड होगी, अगर ये 100 की स्पीड क्रॉस कर देगा या 60 की स्पीड क्रॉस कर देगा तो आपके लिए ये जो है आपके लिए ये बाइक बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो इसे आप बेंचमार्किंग की तरह आपने एक वो लगा रखा है, आप बोलते हो कि इसकी जो एवरेज है वो इतनी निकलनी चाहिए, ठीक है। तो उसे आप बेंचमार्किंग बोलते हो। तो यहाँ पे क्या है, बेंचमार्किंग इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ अ सिंथेटिक प्रोग्राम। आप क्या करते हो, सिंथेटिक प्रोग्राम मतलब जो एक्चुअल में प्रोग्राम नहीं है पर उसकी डुप्लीकेट कॉपी है जो हम रन करते हैं सिस्टम में सिर्फ उसको टेस्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि अगर वो सिंथेटिक प्रोग्राम को जैसे हैंडल करेगा उसी तरह वो ओरिजिनल प्रोग्राम को जो है हैंडल करेगा, ठीक है। तो इसमें आप नॉर्मली जो है वर्कलोड भी चेक कर लेते हो, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो भी चेक कर लेते हो। आपको डेमोस्ट्रेशन भी एक किस्म की सिस्टम की मिल जाती है कि आपका सिस्टम कैसे काम करेगा, ठीक है। सो इसमें क्या है कि जब आपने सिस्टम को खरीदना उसी टाइम आपको पता चल जाता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई कंप्यूटर लेना है, स्पेशली आपने गेमिंग के लिए ही उसको खरीदना है, तो आप क्या करते हो, सबसे जो हैवी गेम है जो आपको लगती है जो है वो आप यूज़ करते हो, सबसे पहले आप वही उस कंप्यूटर पे चला के देखते हो। अगर वो चल गई तो इट मीन्स आप ये मान के चलते हो कि और भी जो गेम्स हैं इन पे चल जाएगी। सो दैट इज़ बेंचमार्किंग, ठीक है। तो बेंचमार्किंग एक तरीका है, उसके लिए आप मेनली यूज़ क्या करते हो, सिंथेटिक प्रोग्राम को,
ठीक है। उसमें आप वर्कलोड चेक कर लेते हो, आपको जो एरर्स है वो एट पॉइंट ऑफ प्रोक्यूरमेंट, खरीदने के टाइम ही आपको पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सेकंड जो होता है आप क्या होता है प्लग कंपैटिबल। ये प्लग एंड प्ले भी इसको बोलते हैं। जैसे आपने कोई डिवाइस लगाई, उसके लिए आपको कोई ड्राइवर्स वगैरह अलग से लोड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप यूएसबी लगाते हो, पेन ड्राइव लगाते हो, तो उसके लिए आपको अलग से ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जैसे ही उस डिवाइस को लगाते हो वो ऑटोमेटिक चल जाता है, ठीक है। तो इस तरह भी आप इसको प्लग एंड प्ले उसको वर्ड बोलते हैं। मैंने सिर्फ एग्जांपल दी। यहाँ पे प्लग कंपैटिबल का क्या मतलब है कि आपका जो सिस्टम है, आपने पढ़ा होगा या आपने सुना होगा, एक आपके पास ब्रांडेड कंप्यूटर्स आते हैं और एक आपके पास असेंबल्ड आते हैं, ठीक है। जो असेंबल्ड होते हैं वो सस्ते होते हैं, जो ब्रांडेड होते हैं वो महंगे होते हैं। रीज़न क्या होता है कि ब्रांडेड जो है उनकी एक प्रोफिशिएंसी होती है, वो एक एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उनका जो भी आप आइटम्स होते हैं वो एक ही ब्रांड की होती हैं, तो इसलिए उनका रेट ज़्यादा होता है। पर असेंबल्ड में क्या हम क्या करते हैं, कुछ आइटम्स हम किसी कंपनी के ले लेते हैं, कोई आइटम किसी और कंपनी के ले लेते हैं, अलग अलग आइटम्स हम अलग अलग कंपनी के ले लेते हैं, तो इसलिए आपका रेट तो कम पड़ जाता है, ठीक है। पर ये आइटम्स आपस में क्या होनी चाहिए, कंपैटिबल, ठीक है। आपस में इनकी बनती होनी चाहिए। सिंपल भाषा में हम बोले थे, इनकी आपस में बनती होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक डिवाइस को आप दूसरे के साथ कनेक्ट करो और वो चले ही ना, या वो अगर आप नॉर्मल भाषा में बोलो तो आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं, आप लड़ पड़ो एक दूसरे के साथ, तो आपकी एक डिवाइस दूसरे के साथ काम ही ना करे, ठीक है। तो दूसरा हम क्या मेथड यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्लग कंपैटिबल। प्लग कंपैटिबल में आप इवेल्यूएट कैसे कर सकते हो कि जो आपका सिस्टम है क्या वो प्लग कंपैटिबल है। कल को उसमें कोई चीज़ ख़राब होगी, मान लो उसमें आप अभी आपको कंप्यूटर प्रिंटर लगा के दे दिया, कल को आपका सिस्टम जो है वो उसी प्रिंटर को पे ऊपर काम करे, या आपका जो सॉफ्टवेयर है वो उसी प्रिंटर की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर काम करे, किसी और के ऊपर काम ही ना करे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देखते हो प्लग कंपैटिबल इक्विपमेंट में। अब इसके दो फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो क्या हो जाता है कि आपकी जो सबसे मेन जो फ़ायदा है वो तो आपकी होगी कॉस्ट, मतलब आपकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। दूसरा कि आपकी डिपेंडेंसी एक ब्रांड पे नहीं रहती, आपके पास अलग अलग मार्केट में ऑप्शन है, तो आप कोई भी ऑप्शन के साथ जा सकते हो जो आपको सूट करती है, बिकॉज ऑल दे आर कंपेटेबल टू ईच अदर, ठीक है। तो ये दो मेथड हैं, इसके बेसिस पे भी आप इवेल्यूएट या मेजर करते हो किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को। जो थर्ड मेथड है या थर्ड जो आपका बेस है, दैट इज़ फाइनेंशियल फैक्टर्स, ठीक है। जब आपने सिस्टम को ख़रीदना है तो वो आप कैसे ख़रीदते हो या आप उसको कैसे यूज़ करते हो, तो उसके तीन तरीके होते हैं नॉर्मली हमारे पास। जो पहला होता है वो होता है रेंट, ठीक है। आप रेंट के बेसिस पे कुछ सामान खरीदते हो। अब हम रेंट कब पे लेते हैं, जैसे आपने कोई सामान खरीदा, आप उसका किराया दे रहे हो 1 मंथ का या 2 मंथ का, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपको चीज़ नहीं चाहिए तो आप भी 1 मंथ का नोटिस पीरियड देते हो कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, और जिसने आपको उस जगह से निकालना होता है या आपसे वो चीज़ आपसे वापस लेनी होती है, वो भी आपको 1 मंथ का नोटिस दे देता है कि अभी आप रेंट पे नहीं रह सकते, या आप रेंट पे ये चीज़ नहीं आपको हम देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है, मतलब किसी भी चीज़ को ख़रीदने का ये सबसे ईजीएस्ट मेथड आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपकी ओनरशिप कभी भी नहीं रहती, आप सिर्फ उस आइटम को यूज़ कर रहे हो जब तक आप उसका किराया जो है वो दे रहे हो, ठीक है। इसमें क्या है, आपको फाइनेंशियली भी ज़्यादा स्ट्रांग होने की कोई टेंशन नहीं होती, ठीक है, क्योंकि जो उसकी चीज़ की अमाउंट है, जो कॉस्ट है, ख़रीदने की जो अमाउंट है, परचेज़ करने की जो अमाउंट है, रेंट उससे बहुत ज़्यादा ही कम होता है। तो इसलिए आपका जो है फाइनेंशियली आपको ज़्यादा सोचने की कुछ ज़रूरत नहीं होती। और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर आपको एक चीज़ पसंद नहीं आ रही, आपको एक जगह का, मान लो आपने मकान लिया, वो आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप फ्लेक्सिबल हो, आप कहीं और भी जा सकते हो। मगर अगर आप मान लो आपने कोई मकान अभी ख़रीद लिया है 40-50 लाख का या 1 करोड़ का, तो अभी आपको उसको शिफ्ट करना है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम रह जाती है। तो रेंटिंग में क्या है कि आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इसमें नुकसान क्या होता है कि हम अभी कंपनीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो इसमें कुछ नुकसान आपका टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि आपको टैक्स में कुछ रिबेट वगैरह नहीं मिलती, ठीक है। आपको ओनरशिप नहीं है, आप सिर्फ उसको यूज़ कर रहे हो, आप उसकी ओनरशिप कहीं नहीं दिखा सकते। अगर आपको कहीं दिखाने की अगर ज़रूरत है तो उसके बाद इसको हम आप जो बच्चे बिज़नेस की नॉलेज रखते होंगे उनको पता होगा कि इसको आप एक्सपेंसेस में गिनते हो, ठीक है। ये आपकी कोई एसेट्स नहीं बन रहे, आपको ये आपकी ये लायबिलिटी बन जाती है, आप खर्चा ही कर रहे हो, ठीक है। दूसरा जो है आपका है लीज़ ऑप्शन, ठीक है। अब लीज़ में क्या होता है कि ये नॉर्मली
जो बोलते हैं वो हम 3 to 7 ईयर्स होते हैं, या आपने अपनी नॉर्मल लाइफ में भी सुना था कि फ़लाने ने 99 साल के लिए 99 ईयर्स के लिए कोई जगह ले ली, या 25 साल के लिए ये जगह ले ली है, तो वो होती है आपकी लीज़ के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको जो है आप पेमेंट जो भी उसकी देते हो वो आप पहले डिसाइड कर लेते हो कि 25 साल तक या हमने 7 साल तक ये इस तरह पेमेंट देनी है, हर साल इतनी इंक्रीज़ होगी, ये क्या होगा, वो आप पहले ही डिसाइड कर लेते हो इसमें सब कुछ चीज़ें। ठीक है, और जो आपने पेमेंट करनी है वो मंथली करो, एनुअली करो, बायनली करो, या एक बार ही कर दो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो अब जो लीज़ ऑप्शन होती है ये आपकी लेस एक्सपेंसिव है देन रेंटल। ठीक है, जो आपने रेंटल पे सामान खरीदा है उससे तो ये आपको सस्ता पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली आपने बहुत लंबे टाइम के लिए कोई चीज़ खरीदी होती है, तो उसके लिए आप दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के लिए लॉन्ग कमिटमेंट जो है वो फॉलो करती हैं। मींस जिस पार्टी ने जहाँ से लीज़ ली है और जिसने लीज़ पे अपनी जगह दी है, दोनों एक दूसरे के लिए कमिटेड रहते हैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए। तो नॉर्मली इनमें जो है सर्विसेज भी आपको ठीक प्रोवाइड की जाती हैं इन केस ऑफ लीज़। ठीक है, इसमें भी आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको इसमें टैक्स एडवांटेज मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे उसमें क्या था, आपको टैक्स बेनिफिट्स नहीं था, यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसमें एक ही प्रॉब्लम आती है कि जब आपने लीज़ ऑप्शन पे लेने हैं तो आपको लीगली चलना पड़ता है, आपको लीगल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। मतलब आपको प्रॉपर लीगल मेथड के थ्रू जाना पड़ता है कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी लीज़ की, आपका क्या किराया रहेगा, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, आपका जो IRS जो डिपार्टमेंट है वो आपको क्या अलाउ करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी पड़ती हैं लीज़ में। बट रेंटल में क्या है कि आपको इतना लीगली जाने की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि वो टाइम बहुत कम होता है, तो कोई भी एक दूसरे को 1 महीने का या 2 महीने का नोटिस देके आराम से जो है अपना डिसीजन ले सकता है। अब जो लास्ट ऑप्शन आती है दैट इज़ परचेज़। ठीक है, परचेज़ में क्या है कि आप जो चीज़ है उसको खरीद लेते हो, तो इसमें आपकी प्रॉपर ऑनरशिप हो गई, मतलब आपने सामान खरीद ही लिया। ठीक है, तो अब ये वाला मेथड तब चलता है जब आपको पता है कि कॉस्ट जो है वो कम है। ठीक है, अगर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है किसी चीज़ की, फिर आप इस पॉइंट पे नहीं जाते। आप नॉर्मली जो कंपनीज होती हैं वो लीज़ पे काम करती हैं सबसे ज़्यादा वैसे। ठीक है, परचेज़ भी वो बहुत कम करती हैं, क्योंकि उन परचेज़ में अभी प्रॉब्लम क्या है कि जो आपका आइटम है वो लॉक हो जाती है, या आपका जो पैसा है वो लॉक हो गया। ठीक है, आपने आज सिस्टम कोई ख़रीद लिया, मान लो i3 खरीद लिया, कल को भी i7 आ रहा है मार्केट में, और कोई उसकी टाइप आ रही है, या आपको कल को वो पूरा का पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ता है, या वो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर पूरा चेंज करना पड़ता है, तो वो आप इजीली नहीं कर सकते। आप इसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो बहुत कम हो जाती है। जो आपने एक बार चीज़ खरीद ली वो आपकी ही रहेगी। अब उसको जब आपने चेंज करना है तो या तो आप सोचोगे कि इसका हमें कुछ पैसा मिल जाए, या आप इसके बदले में कोई और चीज़ लेने की कोशिश करोगे। तो इस तरह ये आपका क्या इसमें जो पैसा है वो लॉक हो जाता है, तो इसलिए कंपनीज इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करती। बट इसमें भी आपका जो है टैक्स बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। जब अगर आप कोई चीज़ खरीद लेते हो तो उसमें भी आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं। अगर आप वैसे भी चीज़ें तो जब आप कोई चीज़ खरीद लेते हो तो उसका हर साल जो उसकी अमाउंट है वो डेप्रिशिएट होती रहती है, कम होती रहती है। तो जब आपको ये लगता है कि इसकी जो डेप्रिशिएशन अमाउंट है वो आप इसमें एक्चुअल में ये देखते हो कि इसकी अमाउंट कितनी कम होगी और ये कितनी यूज़फुल होगी इन फ्यूचर में, तो उस बेसिस पे आप ये चीज़ इसको खरीदते हो। नॉर्मली जो हम सामान खरीदते हैं वो डेप्रिशिएबल होता है, उसकी जो कीमत है वो कम होती जाती है। ठीक, तो ये अब डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बेसिस पे जो है आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो कि आपने चीज़ खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। ठीक है, तो ये थे आपके इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट के जो तरीके कि आप जब कोई सिस्टम खरीदते हो तो आप उसको किसके बेस पे इवैल्यूएट या मेजर कर सकते हो कि आपने क्या क्या खरीदना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आएगा वेंडर सिलेक्शन। वेंडर सिलेक्शन टॉपिक जो है इसमें भी आपके जो मेजर फेसेस हमने पहले स्टडी किए थे वही सेम आएंगे, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट इसमें क्या है कि सिर्फ एक बुक में अलग से पॉइंट दे रखा है कि आपको वेंडर्स कहाँ से चूज़ करने हैं। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वेंडर्स आपके पास ऑलरेडी जो काम करते हैं उनसे आप पूछ सकते हो। आपके पास पहले से आपके कुछ वेंडर लिस्ट आपके पास पड़ी है, या आपके पास रेफरेंस कोई पड़ी हुई है, या आपकी कुछ डायरेक्टरीज़ हैं या कंसल्टेंट्स हैं
या आप पब्लिकेशंस या यूनिवर्सिटीज़ कहीं से भी आप इनकी जो लिस्ट है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऑलरेडी आप चाहते हो कि आपके पास आप ओपन टेंडर यानी कि आप नहीं देना चाहते, आप कुछ सिलेक्टेड वेंडर्स को भेजना चाहते हो, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद जो आपका मेन टॉपिक आता है वो आता है आपका पोस्ट इंस्टॉलेशन रिव्यू। मतलब आपका जब सिस्टम इंस्टॉल हो गया तो उसके बाद आप उसको रिव्यू करते हो, आप उसको चेक करते हो, तो वो उसमें क्या क्या चेक करते हो या उसमें क्या आप रिव्यू करते हो या वो कैसे प्रोसेस होता है, वो चीज़ हम इसमें देखेंगे, ठीक है। सो नॉर्मली पोस्ट इंस्टॉलेशन रिव्यू में हम करते क्या, मैयर क्या करते हैं, परफॉर्मेंस। अभी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि परफॉर्मेंस जो है ये हर एक का अलग अलग पैमाना होता है, हर एक का अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि उसने किस बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस को मैयर करना होता है। नॉर्मली हम क्या है, जो आपने रिक्वायरमेंट दी होती है स्टार्टिंग में, रिक्वायरमेंट जिस बेस पे दी होती है उसी बेस पे आप परफॉर्मेंस जो है वो चेक करते हो, ठीक है। तो आप इसमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करते हो कि पोस्ट इंस्टॉलेशन रिव्यू में कि आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग क्या आपको सिस्टम में कुछ मेजर चेंजेस कराने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें आप मेनली जो आप इसमें देखने की क्या कोशिश करते हो, आप ये देखने की कोशिश करते हो कि आपका जो सिस्टम है उसको रीडिज़ाइन, दोबारा कोई मेजर रीडिज़ाइनिंग करने की ज़रूरत तो नहीं है, ये नहीं है, बस मेन यही आपका मुद्दा होता है। मतलब अब आप खुद ही सोचिए, आपने कब सॉफ्टवेयर खरीदने की कोशिश की थी, कब वो आपको मिलेगा, 1 साल बाद या 2 साल बाद, तो तब तक आपकी कुछ चेंजेस ना हो गई, आपके बिज़नेस में कुछ चेंजेस ना हो चुके हों या आपकी रिक्वायरमेंट ही चेंज ना हो गई हो, तो उसलिए हम ये काम करते हैं पोस्ट इंस्टॉलेशन रिव्यू के लिए। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, सबसे पहले आप भेजते हो कि रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू जो है वो आपका यूज़र जनरेट करेगा जिसने वो सामान ख़रीदा होगा, जिसके पास वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, ठीक है। तो अब ये जो रिक्वेस्ट है ये फर्दर जाएगी, आपकी एक रिव्यू टीम बनी होगी, ठीक है। रिव्यू टीम के पास ये आपकी जो है रिक्वेस्ट चली जाएगी। जब ये रिक्वेस्ट उसके पास पहुंच गई, फिर वो आपसे पूछते हैं कि आपका सिस्टम कैसे काम कर रहा है या आपको क्या दिक्कत आ रही है, तो उसके बेसिस पे जो वो रिव्यू है वो कंडक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब रिव्यू, यूज़र ने कहा कि किसी टीम से कि मेरे सिस्टम को रिव्यू कर दो, तो रिव्यूअर पहले ये पूछता है कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, आपका कैसा प्रॉपर फंक्शनिंग आपका सिस्टम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको जो फंक्शन में दिक्कत आ रही है उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें क्या चेंजेस कराना चाहते हो। तो उसके बाद ये अपना काम शुरू करते हैं। तो उसके बाद ये क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये रिव्यू प्लान बनाएंगे कि हमें किस तरह से पूरे सिस्टम को रिव्यू करना है, हमें उसको कैसे इवेल्युएट करना है, हमारे रिव्यू का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। ऑब्जेक्टिव मतलब हमें करना क्या है, तो वो ऑब्जेक्टिव कौन क्लियर कर देगा, यूज़र। जब वो बोलेगा ये वाला फंक्शन नहीं काम कर रहा, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, आप उसी फंक्शन को चेक करोगे कि ये वाला फंक्शन जो है वो काम क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। आप उनको इवेल्युएट कैसे करोगे, आपका जो टाइम है वो आपको कितना चाहिए, ठीक है, आपका टाइम शेड्यूल क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें आपका रिव्यू प्लान में आ जाती हैं, ठीक है। रिव्यू प्लान के अंदर आप 2 तरह के प्लान्स बनाओगे, एक आप बनाओगे एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या है कि आपको, आप जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी जो सिस्टम है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एक होता है ऑपरेशनल, ठीक है। ऑपरेशनल मतलब जो बंदा जो काम करते हैं, ऑपरेशन जो उनको देखते हैं, सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन जो उनको देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं कि आपको काम कैसे करना है, ठीक है। तो हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान बना देंगे कि हमने कैसे लोगों से काम करवाना है या कैसे उनके काम को देखना है। और ऑपरेशनल मतलब आप एक्चुअल में चेक करते हो कि यूज़र का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। यूज़र का ऑब्जेक्टिव जो हमने ऊपर ही पढ़ा है कि आपको ये एक्चुअल में रिव्यू प्लान हमने ब्रॉड बता दिया, उसके बाद इसकी डिटेल में चले गए। जैसे हमने यहाँ पे बात की थी कि हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। अब क्या टाइम स्केड्यूल होगा, तो ये अब टाइम स्केड्यूल और ऑब्जेक्टिव और ये सारी चीज़ें डिसाइड कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन। ऑपरेशन लेवल पे यही चीज़ें वो चेक की जाएंगी कि एक्चुअल में यूज़र का ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है, उसे क्या चेंजेस लग रही हैं, या क्या आपका एक्चुअल में कहीं जो सिस्टम था, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उसका काम करने का तरीका चेंज तो नहीं होगा, आपकी रिक्वायरमेंट चेंज तो नहीं होगी, ठीक है। आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में इसी में कर लोगे कि आपको जो सॉफ्टवेयर मिला है क्या उससे आपको कॉस्ट बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, जितनी आपने कॉस्ट लगाई है उससे आपको कुछ बेनिफिट्स भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आप चेक कर लोगे, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान के बाद आपने ये ऑपरेशंस भी यहाँ पे चेक कर लिए, उसके बाद आपका ये रिव्यू प्लान की हमने बात कर दी, ठीक
ठीक है। रिव्यू, ये रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू के बाद चला आपका रिव्यू प्लान बना, रिव्यू प्लान के बाद आपका एडमिनिस्ट्रेटिव, आपने डिसीजंस ले लिया, आपने ऑपरेशनल लेवल पे चेक कर लिया, उसके बाद आप पर्सनल रिक्वायरमेंट प्लान बनाओगे एक, ठीक है, कि क्या उस यूज़र की जिसने रिव्यू की रिक्वेस्ट भेजी है, क्या उस यूज़र की अपनी पर्सनल जो रिक्वायरमेंट है क्या वो फुलफ़िल हो रही है, ठीक है। जो भी पर्सनल या स्टाफ जिसने भी आपको रिव्यू की रिक्वेस्ट भेजी है, क्या वो सिस्टम के साथ जो उसका रिलेशन था क्या वो वैसा का वैसा ही है, मतलब जो वो उससे काम चाहता था, या उसकी कह लो कि आप सिंपल वर्ड्स में बोलो क्या वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है, कि जिस काम के लिए उसको रखा गया है क्या वो सिस्टम उस जॉब को पूरा कर पा रहा है उस यूज़र के लिए, पर्सनली उस यूज़र के लिए, ठीक है। तो क्या उसको कहीं काम करते करते वो खुद ही तो नहीं थक जा रहा, या उसको समझ में नहीं आ रहा, या कह लो कि उसको समझ में नहीं आता इसलिए वो काम करता ही नहीं है, ठीक है। तो आप अलग अलग रीजंस ढूंढोगे पर्सनल उस यूज़र के बेसिस पे, या उसको कहीं ट्रेनिंग की ज़रूरत तो नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें आप वो चेक करोगे। उसके बाद आप चेक करोगे हार्डवेयर प्लान, ठीक है। अब उसने तो ये बोल दिया कि हमारे सिस्टम को रिव्यू करोगे, हमारी ये प्रॉब्लम इसमें आ रही है, या हमें ये दिक्कत आ रही है, या हमें ये ऐसा कुछ लग रहा है, तो आप चेक करके बताओ। तो उसने क्या किया, पहले उसने एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे चेक कर लिया, ऑब्जेक्टिव वगैरह एवेल्यूशन सारा चेक कर लिया। उसके बाद उसने उस बंदे के बारे में भी सारा चेक कर लिया कि क्या वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है, उसको समझ आ रहा है, उसको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत तो नहीं है, ये चीज़ें भी चेक कर ली। उसके बाद उसने चेक करना कि हार्डवेयर प्लान जो आपका हार्डवेयर है, क्या वो बंदा तो सही काम कर रहा है, वो सब कुछ सही है, उसको ट्रेनिंग भी प्रॉपर मिली है, उसको काम भी करना आता है, वो करना भी चाहता है, पर जो उसका हार्डवेयर है सिस्टम को वो उसको अलाउ नहीं कर रहा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो उसमें जो भी हार्डवेयर प्लान में आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को जो है रिव्यू करोगे, ठीक है, कि जो उसकी आउटकम है वो एक्सपेक्टेड है, जहाँ जिस तरह मान लीजिए अगर वो उसने कुछ चीज़ स्कैन करनी है, उसके पास अभी गन ही नहीं है, ठीक है, बारकोड को स्कैन करने के लिए, तो वो भी प्रॉब्लम है। तो इस तरह वो हार्डवेयर प्लानिंग में पूरे हार्डवेयर की एक्चुअल में रिव्यू कर लेगा, ठीक है। जब यहाँ तक रिव्यू हो गया, उसके बाद जो फाइनल स्टेप आएगा दैट इज़ डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू प्लान। जो उसने अभी तक रिव्यू किया था, ठीक है, उस सारे को वो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट में बना के जो है वो रिटर्न कर दे। सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट आई थी रिव्यू, ये फाइनल आपका प्रोडक्ट आएगा डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू प्लान, ठीक है। तो अभी इसमें वो सारी जो भी उसने जैसे भी एवेल्यूशन की है, जो भी उसने एक्यूरेसी चेक की है, कंप्लीटनेस चेक की है, ठीक है, जो पहले आपके रिक्वायरमेंट्स थी आपकी, उसके बेसिस पे उसने जो भी एवेल्यूशन की है, वो सारा जो भी कुछ उसने किया है वो सारा उसको रिटर्न में लिख के आपको फाइनली ये प्रोवाइड करके दे देगा कि मैंने इस तरह से ये प्लानिंग सारी एग्जीक्यूट किया, उसका आपको रिजल्ट जो है वो शो कर देगा, ठीक है। तो ये आपका पोस्ट इंस्टॉलेशन रिव्यू। आप सिंपल सा समझो कि जैसे आप एक बाइक ख़रीद लेते हो, आप थोड़े दिन उसको चलाते हो, जैसे नई बाइक है, मान लो आप कोई नया ब्रांड का ख़रीद लेते हो जो आपने कभी नहीं चलाया, तो आप पहले बाइक ले लेते हो, अब उसको चलाना शुरू कर दिया, अब आपको लगता है उसमें यार ये प्रॉब्लम तो नहीं है, ये चाहे उसमें प्रॉब्लम है या नहीं पर आपको लगता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप उसको मैकेनिक के पास लेके जाते हो, तो मैकेनिक आपसे पहले पूछता है कि ये आपको क्या लगता है जी कि क्यों प्रॉब्लम आ रही है, या आपको क्या दिक्कत लग रही है। तो फिर आप बताते हो अपने हिसाब से कि मुझे ये दिक्कत लग रही है कि इसकी चैन में आवाज़ है, या इसकी जो साउंड है वो सही नहीं आ रही, या कह लो कि इसकी जो रेस है वो पिकअप बहुत ज़्यादा है, जो आप अपने हिसाब से बताते हो, ठीक है। फिर वो जो है अपने हिसाब से चेक करता है कि अच्छा ये हो सकता है, वो सारी चीज़ें उसमें चेक कर लेगा। पहले वो खुद चला कर देखेगा, ट्राई करके देखेगा, फिर वो थोड़ा बहुत अगर उसको भी गड़बड़ लगेगा वो खोल के भी देख लेगा, ठीक है। फिर उसको अगर कुछ नहीं लिखेगा तो वो आपको बता देगा कि आप या वो आपकी जो मेंटालिटी उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। वो आपसे पूछेगा आप पहले कौन सी बाइक चलाते थे, या पहले आप कौन सी गाड़ी चलाते थे, आप पहले स्कूटी चलाते थे क्या, उसमें ऐसा होता है इसमें ये नहीं होता। तो आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट को वगैरह चेक करेगा। उसके बाद वो आपकी जो आपकी बाइक है उसका मैंने बोल दिया उसके हार्डवेयर वगैरह को भी चेक कर लेगा, कार्बोरेटर वगैरह खोल के, या जो भी आपने प्रॉब्लम बताई होगी उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें खोल के देख भी लेगा, ठीक है। फाइनली वो आपको बता देगा या तो आप सही होंगे या आपका वहम होगा। तो वो दोनों चीज़ें जो आपको क्लियर करके दे देगा। तो यहाँ पे वही काम ये सिर्फ कर रहा है, बट ये अभी हम इसको प्रॉपर एक रिटर्न वे में कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ये ऑलमोस्ट वही चीज़ है, ठीक है। अब अगला जो है टॉपिक है वो है आपका सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, ठीक है। तो आप सॉफ्टवेयर को कैसे सिलेक्ट करते हो। अब जो मेजर फेसेस थे वो तो वही रहेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब सॉफ्टवेयर, वेंडर, हार्डवेयर तकरीबन वही जो है हमने जो पहले पढ़े हैं वही टॉपिक आपके सेम ही रहेंगे, ठीक है। अब फ़र्क क्या आएगा,
सॉफ्टवेयर सिलेक्शन में अभी हमें सिर्फ 2 चीज़ें देखनी होती है मेनली जो हम देखते हैं। सॉफ्टवेयर आपके 2 तरह से मिलते हैं, या तो आपको ऑफ द शेल्फ मिलते हैं। ऑफ द शेल्फ मतलब जो पहले से आपके सॉफ्टवेयर बने बनाए होते हैं, मार्केट में जाओ आपको एज इट सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, आप उसको खरीद लेते हो, उसको बोलते हैं ऑफ द शेल्फ, ठीक है। दूसरे होते हैं आपके कस्टम मेड, मतलब जो सिर्फ आपके लिए ही बनाए गए हैं, मतलब कंपनी आपके लिए ही स्पेशल बनाती है, उसे हम बोलते हैं कस्टम मेड, ठीक है। तो 2 तरह के आपके पास सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अब होता क्या है कि आजकल जो ट्रेंड है वो है कि आप कस्टम मेड की नहीं, ऑफ द शेल्फ वो सीधा ही खरीद लेते हैं, ठीक है। मतलब ऑफ द शेल्फ को ही हम आजकल ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कस्टम मेड को कम प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। इसके क्या कुछ बेनिफिट्स होते हैं स्पेशल, कि आपका जो सिस्टम है, क्योंकि ये ऑफ द शेल्फ जो पहले से टेस्टेड होते हैं, ठीक है, तो आपके सिस्टम पे जो है प्रॉपरली ये रन करेंगे, कुछ इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। अब क्योंकि ये रिलेटेड अगले प्रोजेक्ट से बने होते हैं तो ऑलरेडी टेस्टेड भी आप कह सकते हो इनको, ठीक है। ये रिलायबल होते हैं, ये इनके कुछ फीचर्स आगे। हम ऑफ द शेल्फ क्यों जाते हैं नॉर्मली, इनमें मिनिमम रिस्क होता है, रिस्क जो है कम है, सेम रीज़न क्योंकि बहुत सारी जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट्स हैं वो इनको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें डिले भी कम होते हैं, ठीक है, मतलब आप जब भी चाहो इनको ख़रीद सकते हो, आप इनको यूज़ कर सकते हो, थोड़ा बहुत उनमें चेंजेस करनी पड़ती हैं हमें, ठीक है। और उसके बाद जो आप घर पे जो सॉफ्टवेयर बनाते हो, या आप कह लो कस्टम मेड आप सिर्फ अपने लिए ही बना रहे हो, उसकी जो कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। इस तरह अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। अब ड्रॉबैक क्या है कि जब हम कस्टम बनाएंगे तो बिल्कुल हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाएंगे, बट जो ऑफ द शेल्फ है उसके बेसिस पे हमें यहाँ तो खुद अपने सिस्टम में या अपने जो हमारा बिजनेस प्रोसेस है उसमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी, या हमें सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस जो वो करवानी पड़ेंगी। मतलब मे बी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी तरह इसमें मीट ना हो, पूरी तरह आपको जो रिक्वायरमेंट्स आपकी फुलफिल ना हो, ये आपका हो सकता है एक। दूसरा क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आप ऑफ द शेल्फ को भी आप ऑफ द शेल्फ का मतलब क्या है कि आपको सॉफ्टवेयर का जो एक बेस सा मिल जाता है, जैसे आप बोलो ये टेम्पलेट है, एक सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो ये एक वेबसाइट का टेम्पलेट है जिसमें आप वेबसाइट अपनी मर्जी से बना सकते हो। और कस्टम मेड में मतलब आपके पास कोई टेम्पलेट नहीं है, आप शुरू से सब कुछ अपने अकॉर्डिंग बना रहे हो, ठीक है। तो अब होता क्या है कि आप टेम्पलेट में या आपका जो ऑफ द शेल्फ आपने सॉफ्टवेयर खरीदा, आप उसमें इतनी ज़्यादा चेंजेस कर देते हो कि वेंडर जो है वो आपको सपोर्ट करना ही बंद कर देता है कि आपने बहुत ज़्यादा चेंजेस कर लिया, अब मैं इसको सपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और इसका एक बेनिफिट, एक और ड्रॉबैक क्या हो सकता है कि आपको जो पहली बार होता है पता ही नहीं होता कि सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करना है, तो आपको किसी और से सीखना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसके भी क्राइटेरिया हैं, इसके अब क्राइटेरिया क्या है, ये क्राइटेरिया कि आपने जो सॉफ्टवेयर के जो स्टेप्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे, फिजिक्स तो सेम ही रहेगी जो हमने सिलेक्शन के पहले किए हैं। अब क्राइटेरिया में डिफरेंस आ सकता है कि आपको सॉफ्टवेयर किस क्राइटेरिया के बेसिस पे आप उसको जो है वो सिलेक्ट करते हो। तो सबसे पहले आता है रिलायबिलिटी, कि ये कितने दिन काम करेगा, सही ढंग से काम करेगा, जो आपने इस पर कॉस्ट लगाई है उस कॉस्ट के अकॉर्डिंग ये सही ढंग से काम करेगा या नहीं करेगा। ऐसा ना हो कि रोज़ ही ये ख़राब रहे और आपको उसकी रिकवरी के लिए ऊपर बहुत सारे पैसे लगाने पड़े। मतलब जब आप ये देखते हो कि कितनी देर तक आपका सॉफ्टवेयर अच्छे ढंग से काम कर सकता है, उसे हम बोलते हैं रिलायबिलिटी, उस चीज़ को हम रिलायबिलिटी के नाम से जानते हैं। सेकंड आता है आपका फंक्शनैलिटी। अब फंक्शनैलिटी में क्या चेक होगा कि जो भी आपने फंक्शंस बताए हैं, जो भी आपने बोला है कि हम ये इनपुट फाइल्स देंगे और हमें इस तरह की रिपोर्ट्स आनी चाहिए, इस तरह की हमें आउटपुट आनी चाहिए, या इस तरह की ये कंप्यूटेशन करता होना चाहिए, तो आप सॉफ्टवेयर को देखोगे कि क्या जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपके फंक्शंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपका सॉफ्टवेयर क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, उसके बेसिस पे आप जो है सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तीसरा आता है कैपेसिटी, ठीक है, मतलब आपका कितने बल्क में आपका जो इनपुट जाएंगी, क्या आपका सॉफ्टवेयर उसको हैंडल कर सकता है या नहीं कर सकता। जैसे अभी एग्जांपल एक बहुत अच्छी चल रही है मीट की या आपकी जूम की चल रही है, तो जूम जो है 1 घंटा आपको अलाउ करता है, उसमें 50 की लिमिट है। मीट जो है उसमें आपको 100 की शायद लिमिट है, ठीक है। तो अगर आप जी सूट से मीट को यूज़ कर रहा है तो उसकी 250 की लिमिट है। तो इस तरह आप कैपेसिटी यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो भी आपने सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। फ्लेक्सिबिलिटी एक इसका अलग से क्राइटेरिया आता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपको कल को इसके फीचर में कुछ एडिशंस करानी है, कुछ डिलीशंस करानी है, तो क्या ये आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, या आपने अपने सॉफ्टवेयर को एक्सटेंड कराना है तो क्या उसको आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। यूजेबिलिटी, ठीक है। यूजेबिलिटी मतलब आप उस प्रॉपर जो वो सॉफ्टवेयर, क्या आप उसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया है, क्या आप उसको प्रॉपर ढंग से ऑपरेट कर रहे हो, कहीं आपको ऑपरेट करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स तो नहीं लग रहे। कई बार क्या होता है कि हम
जैसे आप मान लीजिए कि कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, कई बार बोलते हैं यार इस सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा स्टेप्स याद करने पड़ते हैं या बहुत ज़्यादा इसका लंबा चौड़ा मेथड है, और ये जो नया सॉफ्टवेयर है इसमें बहुत कम स्टेप्स में सेम काम हो जाता है। तो वो आप किस बेस पे मेजर कर रहे हो? सिर्फ यूजेबिलिटी के बेस पे मेजर कर रहे हो कि इस सॉफ्टवेयर में आसानी से काम हो रहा है, इसमें आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आप यूजेबिलिटी वहाँ पर चेक करते हो। उसके बाद आता है आपका सिक्योरिटी, कि जो आपने सॉफ्टवेयर लिया वो आपके डाटा को कैसे सिक्योर रखता है, आपका डाटा वैसा ही का वैसा ही रहता है, या आपने कुछ काम किया कल को आपने देखा तो वो आपको डाटा मिला ही नहीं। तो आप इसको अलग अलग तरीके से देख सकते हो सिक्योरिटी को, कि डाटा की आपकी इंटेग्रिटी भी बनी रहे और आपके डाटा को वही बंदा असेस कर सके जो उसके लिए ऑथराइज्ड है। ठीक है। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस। ये मैं कई बार बात कर चुका हूँ कि आप परफॉर्मेंस मेजर करते हो डिपेंडिंग अपॉन योर ऑन क्राइटेरिया, किस बेसिस पे आप इसको मेजर करना चाहते हो। उसके बाद आता है सर्विसेबिलिटी। सर्विसेबिलिटी का मतलब क्या है कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो कल को ख़राब हो गया या उसमें कुछ ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम आ गई, तो जिस बंदे से आपने ख़रीदा है क्या आपको वो किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, क्या वो आपको टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, या एनहांसमेंट के लिए प्रोवाइड कर रहा है, या मेंटेनेंस के लिए प्रोवाइड कर रहा है, या सिर्फ वो आपको सिर्फ बता रहा है, वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपके वहाँ पे कुछ ऐसे चैट बॉट्स बने होते हैं जहाँ पे आप उनसे पूछते हो तो उनके पास रेडीमेड से आंसर होता है कि आप ये करके देख लो, आपका सॉफ्टवेयर ठीक हो जाएगा। तो वो क्या सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, जब आप उसके पास एक्चुअल में जाते हो तो वो बोलता है जी आप सर्विस, आपकी वारंटी ख़त्म होगी, या आपके पास सर्विस कार्ड है, या ये चीज़ें हैं। तो वो सर्विसेबिलिटी में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। लास्ट आती है ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब जो आपने सॉफ्टवेयर लिया है उसकी ओनरशिप किसके पास रहेगी, मतलब उस सॉफ्टवेयर का फर्दर आप किसी और को बेच सकते हो क्या, या आप किसी और के साथ शेयर कर सकते हो, आपके पास क्या राइट्स हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ओनरशिप। कई बार कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप ख़रीद लेते हो तो आप किसी के साथ शेयर कर सकते हो, कई बार कहते हैं कि वो किसी के साथ आप शेयर नहीं कर सकते। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि ये कुछ क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि आपको कौन से सॉफ्टवेयर के साथ जाना है। ठीक है, और लास्ट में इसकी कॉस्ट तो आएगी कि आप जो कॉस्ट तो आपका एक मेजर फैक्टर हमेशा रहता है। ठीक है, अब जो लास्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का दैट इज़ इवैल्यूएशन प्रोसेस। अब ये वाली जो पहले वाली हमने इवैल्यूएशन की थी वो ओवरऑल थी, ये इवैल्यूएशन जो है ये आपके पूरे सिस्टम यूनिट की एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अलग से हम एक बात कर लेते हैं कि आप उसको इवैल्यूएट कैसे कर सकते हो, कैसे मेजर कर सकते हो। तो उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे आप पहले चेक करते हो कि आपका सिस्टम कब तक अवेलेबल है, मतलब वो आपको कब तक मिलता है, जब आपने ख़रीद लिया या आप उसको कब तक यूज़ कर सकते हो, आप ऐसा कह सकते हो। उसकी कंपैटिबिलिटी क्या है। कंपैटिबिलिटी मतलब आपने जो सिस्टम ख़रीदा वो आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ काम करेगा या नहीं करेगा, या आपका सॉफ्टवेयर ख़रीदा वो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के साथ काम करेगा या नहीं करेगा। कॉस्ट तो हमेशा एक मेजरमेंट जो रहता ही है, ये हमेशा सिलेक्शन में भी रहता है और इवैल्यूएशन में भी रहता है कि जितनी आपने कॉस्ट लगाई उसके अकॉर्डिंगली आपको बेनिफिट मिला या नहीं मिला। परफॉर्मेंस भी एक आपका जो मेथड है, ये कॉमन पॉइंट ही रहते हैं तकरीबन। आपका जो सिलेक्शन और इवैल्यूएशन में वही है, क्योंकि सिलेक्शन आप किसी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कर रहे हो, इवैल्यूएशन भी आप उसी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कर रहे हो। तो ये पॉइंट्स आपके ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे, कुछ फ़र्क पड़ जाता है। जैसे अब ये अप टाइम है, ये एक अलग आ गया। जैसे आप रिलायबिलिटी वहाँ पे हमने बात की थी कि कब तक आपको सॉफ्टवेयर जो है वो चलता रहेगा। तो अब ये एक्चुअल में जब आप उसको रन करोगे तो उसको अपने टेक्निकल हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं अप टाइम, कब तक आपका सिस्टम जो है वो चलता रहा। ठीक है, अब अगला पॉइंट आ गया जैसे सपोर्ट। तो सपोर्ट दैट इज़ रिलेटेड टू सर्विस, कि आपने सर्विसेज में क्या चूज़ किया था, सर्विसेज के बेसिस पे आपने आइडेंटिफाई किया था, क्या उसके अकॉर्डिंग आपको सपोर्ट मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है, उसके बाद यूजेबिलिटी, ये सेम वही पॉइंट रह गया जिसके बेसिस पे आपने सॉफ्टवेयर सेलेक्ट किया था, उसी के बेसिस पे आप उसको टेस्ट कर लोगे। ठीक है, इसके अलावा जो है आप बैकअप एक अलग से पॉइंट ले सकते हो। सॉफ्टवेयर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो बैकअप होती है कि आपने जो काम किया कल को वो आपको वापस में मिलना चाहिए। अगर आपका कोई सिस्टम फेलियर हो गया तो आप उसका बैकअप किस तरह ले रहे हो, ये आपका एक पॉइंट हो सकता है इवैल्यूएशन में। उसके बाद आपका आता है कन्वर्ज़न का मतलब कि आपके पास एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास कोई सिस्टम है वो ऑलरेडी DOC फाइल्स बनाता था, मतलब ऑफिस की 2003 की आपकी वो फाइल्स बनाता था, एग्जांपल ले रहे हैं। तो क्या आपका जो नया सिस्टम है वो उन फाइल्स से डाटा उठा पाएगा, या उसमें कोई ऐसी तो नहीं कि उसमें एक्सटेंशन लगा दी कि आप DOCX फाइल्स को ही उठा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह आप मेंटेनेंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब जिस बेसिस, ये तो नॉर्मल सा है। आपने कोई बाइक ली, ठीक है, जैसे आप रॉयल एनफील्ड की बात करो तो लोग जो है उसकी सिर्फ आवाज़ के लिए नॉर्मली उसको प्रेफर करते हैं। तो आपने आवाज़ के लिए उसको प्रेफर किया, आवाज़ के बेसिस पे आपने उसको सिलेक्शन की, तो आप इवैल्यूएट में उसको उसी पॉइंट पे करोगे। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट आपके सेम पॉइंट आ जाते हैं। जो हमने पहले किए थे वो दैट इज़ डिफरेंट वो एक टेक्निक्स थी।
सॉफ्टवेयर के केस में आप जो आपका इवैल्यूएशन जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया उसी के बेसिस पे आप इवैल्यूएशन करते हो, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। सो इन केस आपको कोई टॉपिक नहीं क्लियर हुआ या कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो गूगल क्लासरूम में। आई डेफिनेटली उसको दोबारा मैं आपको क्लियर कर दूंगा जो भी आपका टॉपिक रहेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।